हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का जो है पार्ट 1 लेकर आए हैं। इसमें हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उन सभी को देखेंगे और सभी का आंसर आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 39, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है ये? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपसे सबसे पहला सवाल जो कहा गया है वो कहा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये सवाल देखने को मिला है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए आपके पास आ चुका है इसका आंसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी पे कह रहा है कि रॉयल एक्ट के विरोध में, ठीक है, रॉयल एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में मेले का आयोजन किया गया। अमृतसर के सैनिक प्रशासन जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया और काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू की गई दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए भी एकत्र हुए थे। ठीक है, यानी वो मेला ही था लेकिन एकत्र हुए थे सब कानून का विरोध करने के लिए। जब जनरल डायर को बाग के चारों ओर घेर कर सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दिया गया तो इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित किया और उस आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को सम्मानित किया गया। इससे महात्मा गांधी असहयोगी हो गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय लिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट लाइन यहाँ पे आपको ऐड करना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक घटना थी। इससे पूरे भारत में रोष की लहर फूट पड़ी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। चलिए दूसरा सवाल जो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं क्या है। इसके आंसर में आपको लिखना है कि ब्रेटन वुड्स समझौता युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था फ्रेमवर्क समझौता है जो जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में हुआ। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना तथा सदस्य देशों के विदेश व्यापार से लाभ और घाटे से निपटान के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एक विश्व बैंक का गठन किया गया। ठीक है, तो इस समझौते में क्या क्या हुआ था वही सब बात यहाँ पे बताया गया है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। यहाँ पे देखिए अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि भारत में लॉ एस्क के किन्हीं तीन तीन वितरण क्षेत्रकों के नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए अगर क्षेत्रक के नाम या अगर ये छोटे क्वेश्चंस होते हैं तो हम लोग जो है इसको जो है शॉर्ट में आंसर दे सकते थे, लेकिन ये छोटे क्वेश्चन का तो है नहीं, है ना, तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा बड़ा आंसर देने वाले हैं। अब देखिए डायरेक्ट आप लोग तीन क्षेत्रक का बोला है ना, तो डायरेक्ट तीन क्षेत्रक आप लोगों को यहाँ से लिख दीजिएगा। ठीक है, पहला लिख दीजिएगा झारखंड, उसके बाद इसका डिटेल में आपको यहाँ पे लिखना होगा कि इस राज्य में अधिकांश लोहा हेमेटाइट किस्म का है। यहाँ के दुर्ग, बस्तर और दांतेवाड़ा जिले में लोहा का उत्पादन किया जाता है। बस्तर जिले में बैलाडीला में राजघाट में प्रमुख लोहा क्षेत्र है। उसके बाद झारखंड के लिए लिखिएगा, यहाँ के पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिले में लौ एस्क निकाला जाता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र गुआ और नुआ मुंडी है। ठीक है, उसके बाद आप उड़ीसा दे सकते हो। उड़ीसा में आपको कहा गया कि यहाँ के सुंदरगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिले में लोहा उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आप लोग तीन ठो ही बोला है तो तीन को ही देना है, बाकी ये सब नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है, उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं क्या है इसका राइट आंसर। सबसे पहले आप लोग को ये वाला लाइन लिखना है। ठीक है, लिखना है कि कृषकों को औद्योगिक उत्पाद में बदलने वाले उद्योग कृषि आधारित उद्योग होते हैं। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद उसके नीचे लिखिएगा, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, उदाहरण दे दिए इसका। इसके बाद इसमें एक लाइन और जोड़ना है आपको। और क्या जोड़ना है उसमें, आपको ये वाला लाइन जोड़ना है। ठीक है, ये क्या है, वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं।
ठीक है। ये उसके नीचे आप पैराग्राफ चेंज करके ये वाला को जोड़ देना है। और फिर जैसे जैसे इसमें फिर जोड़ दीजिएगा आप, जैसे जैसे में लिख दीजिएगा लौह तथा इस्पात उद्योग, बस इतना सा लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए 43 में, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की किन्हीं दो चुनौतियों की चर्चा करना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहुत सारी चुनौतियां यहाँ पे आप देख सकते हैं, निरक्षरता, गरीबी, सांप्रदायिकता। आपको जो याद हो सकता है वही लिखिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम जो बोलेंगे वही लिखना है। हम यहाँ पे 3-4 दिखा देते हैं, आपको 2 लिखना है तो आप 2 जो अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप गरीबी लिख लेना, ये काफ़ी आसान है। बढ़ती गरीबी की समस्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है कि देश की जनता के बीच अमीरी और गरीबी की खाई को कम किया जाए। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट होता है। एक सांप्रदायिकता, ये भी आसान होता है। सांप्रदायिकता एक ऐसी बाधा है जिसके अनुसार समाज के कुछ लोग केवल अपने हितों के साधनों को कारण लोकतंत्र की परवाह नहीं करते हैं और धार्मिक समुदाय के रूप में बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका मन करे तो आप जातिवाद भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको मत लिखिए। ठीक है, तो जो 2 को छोटे हैं वो भी लिख सकते हो। एक आपका निरक्षरता है, ठीक है, यानी अनपढ़। अशिक्षित जनता कभी भी एक सशक्त लोकतंत्र बनाने में योगदान नहीं दे सकता है। ये समस्या देश के साथ आज़ादी के समय से है। ठीक है, तो अगर आपको इसको लिखना है तो इसको लिख लीजिए, इसको लिखना है तो इसको लिख लीजिए, लेकिन मेरे अनुसार जो आप इन दोनों को लिखिए। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? चलिए उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षेप में लिखना है, यानी बहुदलीय व्यवस्था पर एक छोटा सा नोट्स लिखना है आपको। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को दिखाने से पहले हम फिर से आप लोगों से कहेंगे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारा नोट्स उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर आ चुका है और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिस किसी को भी सोशल साइंस की नोट्स की आवश्यकता होगी तो वो हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। कैसे मिलेगा नोट्स और क्या उसका है प्रोसेस, हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को बहुदलीय व्यवस्था क्या है। जब किसी देश में अनेक दल सत्ता प्राप्ति की होड़ में हो और 2 दलों से अधिक दल अपने दम पर तथा दूसरे दलों से गठबंधन करके सत्ता में आने का अवसर तलाशते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। यानी कि मान के चलो 2 पार्टी जो ना इलेक्शन में खड़े हुए, एक कांग्रेस है एक बीजेपी है। ठीक है, और सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए 300, इसके पास आया है 200, इसके पास आया है 100। तो भाई तो अब ये क्या करेगा, सरकार बनाने के लिए दोनों कंबाइंड हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था। ठीक है, तो सॉरी सॉरी उसको हम लोग बोलते हैं गठबंधन। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है बहुदलीय व्यवस्था क्या है। तो जब किसी देश में अनेक दल सत्ता प्राप्ति की होड़ में 2 दलों से अधिक दल अपने दम पर या दूसरे दलों से गठबंधन करके सत्ता आने के तलाशते हैं, यानी कि ये दल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वो नहीं होगा जो हमने बताया ना, वो नहीं होगा। ठीक है, वो दल दल जो होता है ना, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, जेडीयू हो गया, तो ये लोग जो है ना अपने मतलब की सरकार बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे को टक्कर देते हैं। तो ये इन्हीं वही बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके